बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इस महीने सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालात और उनके जवाबात। सबसे पहला सवाल, डॉक्टर साहब, ज़ुकाम और नमूनिया के दौरान कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और वो बच्चों को भी देनी चाहिए? नंबर एक, आप सूप का इस्तेमाल कर लें। सूप में चूँकि चिकन भी होता है, उसमें अंडे भी होता है, तो इसके साथ मरीज़ को हाइड्रेशन भी मिल जाती है और इस साथ साथ उसको एनर्जी भी मिल जाती है। अंडे उबाल के खाएं। अंडों में विटामिन डी है, उसमें जिंक है और उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट्स है, एनर्जी सोर्स है। तो इसके साथ आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिल सकती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप हनी खा लें, शहद खा लें। शहद एक तो आप फ़ौरन आपके जिस्म को एनर्जी देती हैं और इसके अलावा शहद में शिफा भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शहद में शिफा है, तो आप शहद लिया करें। इसके अलावा आप चावल लिया करें और चावल के साथ लूबिया खा लें, क्योंकि इसकी एक तो इसकी डाइजेशन आसानी से हो जाती है और इसके अलावा आपके बॉडी को ये एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकती है, फ़ौरन आपको एनर्जी देती है और ये आसानी से ये हज़म हो सकती हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी वाली चीज़ें खा लें, माल्टे खा लें। लोग अक्सर सर्दियों में माल्टे अवॉइड करते हैं कि वो माल्टे नहीं खाते कि ये ज़ुकाम में नहीं खाना चाहिए। नहीं, इसमें विटामिन सी है, ये आपकी म्यूकोज़ा को एक किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप माल्टे खा लें, तभी तो अल्लाह ने इसको सर्दी में भेजा है। तो आप माल्टे खा लें, खीनो खा लें, क्योंकि इसमें दिस इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। और इसके अलावा चिकन खा लें, क्योंकि चिकन भी आपके बॉडी को पूरी एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी की हीट को बढ़ाते हैं और आपके बॉडी को प्रोटीन देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो आप चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप गर्म मिल्क ले लें। गर्म मिल्क में ये कि आप रोटी उसमें डाल के आप खा सकते हैं और गर्म मिल्क आप पी भी सकते हैं। ठीक है, तो यही चंद चीज़ें कि आप ख़ुद भी ले सकते हैं और आप बच्चों को भी दे सकते हैं। दूसरा सवाल जो आम तौर पे इस महीने में ज़्यादातर मरीज़ों ने पूछा कि डॉक्टर साहब, हमें बहुत लंबे अरसे से मैदे की तकलीफ़ है, हम दवाई भी खाते हैं रेगुलरली और डॉक्टर के पास भी रेगुलरली जाते हैं, हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैदे की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे मैदे के सारे टेस्ट भी नॉर्मल हों और इवन यहाँ तक कि आप एंडोस्कोपी कर ले वो भी नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी मरीज़ की तकलीफ़ ठीक नहीं होती, इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया के बहुत सारे वजूहात हैं, उसमें एच पाइलोरी, उसमें फूड, उसमें ड्रिंक्स, उसमें कैफ़ीन, उसमें अल्कोहल, इसके अलावा उसमें स्ट्रेसफुल लाइफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जब तक आप अपना हैबिट चेंज ना कर लें, उस वक्त तक आपके मैदे की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम कर लें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें, आप मशरूबात कम पी लें, आप चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर लें। इसके अलावा आप बाकायदगी से एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें। इसके अलावा आप खाना कम खा लें, वक्त पे से खाना कम खा लें, ज़्यादा खाना को अवॉइड कर लें। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को आप अवॉइड कर लें। आप ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून मिले। तीसरी बात ये कि खाना सही चबा के खा लें, खाने के दौरान कोई ऐसी डिस्कशन ना कर लें जिसकी वजह से आपके जहन पे और आपके मैदे पे उसका बोझ आ जाए। तो फिर वो मरीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैदे की दवाइयाँ भी छोड़ सकती है, वो एंटी डिप्रेसेंट भी छोड़ सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। तीसरा सवाल जो आम तौर पे इस महीने में पूछा गया मुझसे मरीज़ों ने, वो ये है कि डॉक्टर साहब, ये सर्दियों में बदन के दर्द क्यों ज़्यादा होते हैं? तो देखो, सर्दियों में एक तो दिन छोटा होता है, ठीक है, मतलब आपकी जो एक्सपोजर धूप की तरफ वो कम होती है, तो आपके बॉडी को विटामिन डी कम मिल जाती है, इसकी वजह से बदन में दर्द ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि सर्दी की वजह से आपकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, आप बाहर नहीं निकलते, आप वॉक नहीं करते, आप आराम से घूम नहीं फिर सकते, तो इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कचाव आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो उस स्टिफनेस की वजह से भी आपके बॉडी में ज़्यादातर दर्द होता है। वो लोग जिनको जॉइंट्स डिजीज़ हो, यानी जोड़ों की बीमारी हो, तो जोड़ों के अंदर जो पानी है उसकी थोड़ी सी जो विस्कासिटी है या जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है सर्दियों में, और यही वजह है कि फिर उनको फिर जोड़ों की तकलीफ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। और चौथी बात ये कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ग्लूमी होता है, यानी थोड़ी परेशानी वाली होती हैं। तो वो जो ग्लूमी एनवायरनमेंट है या जो थोड़ी सी जो परेशानी वाली हालात हैं, इसके वजह से आपकी जो बॉडी का जो पेन परसेप्शन है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से लोगों को दर्द ज़्यादा महसूस होता है। चौथा सवाल जो मुझसे आम तौर पे इस महीने में पूछा गया वो ये है कि ख़वातीन जिनकी उम्र 40 से लेकर 50 साल तक हों, वो अक्सर आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम हमें बुखार आ जाती है और हमारे बदन के अंदर गर्माइश आ जाती है, और फिर 5-10 मिनट या 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के बाद वो बुखार ख़ुद ब खुद चला जाता है।
اور اس کے لیے وہ پھر ٹائفائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں گاؤں میں، اور ہر جگہ پہ وہ دکھاتے ہیں کہ مجھے ٹائفائڈ بخار ہے، ٹائفائڈ اس کے لیے ٹائفائڈ کے لیے عام یہ گاؤں والے ٹائفائڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ مجھے ٹائفائڈ بخار ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 40 سال سے لے کے 50 سال تک یہ جو عمر ہے اس کو ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں، یعنی یا مینوپاز جس وقت عورتوں کی اپنی بیماری بند ہو جاتی ہے اس سے 1-2 سال پہلے، اور پھر وہی جس سال میں وہی بیماری بند ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اس بیماری کے بند ہونے کے 2-3 سال بعد یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقفہ ہے، یا یوں ہی سمجھ لیں کہ اس کی عمر 40 سال سے لے کے 50 سال تک یہ جو عرصہ ہے اس کو ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں۔ اور اس پیری مینوپاز میں ہارمونل چینجز آ جاتی ہے، اور ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے پھر یہ خواتین کو گرمی لگ جاتی ہے، کچھ خواتین کو، ہر ایک کو نہیں لگتے، کچھ خواتین کو گرمی لگ جاتی ہے۔ اس کو ہم ہاٹ فلشز کہتے ہیں۔ یہ بخار نہیں ہے، اس میں آپ ٹائفائڈ ٹیسٹ وغیرہ نہ کر لیں، ویسے مریض کے پیسے اس پہ ضائع نہ کر لیں، اور اس کو ویسے ٹائفائڈ کی اینٹی بائیوٹک ان کو نہ کھلائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ مریض سے ہسٹری لے لیں۔ یہ ہاٹ فلشز ہے، خاص کر یہ ان خواتین میں بھی بہت زیادہ آتی ہیں جن کی عمر 40 سے 50 سال کے لگ بھگ ہوں، اور جنہوں نے ہسٹیکٹومی کی ہو، یعنی جن کی بچہ دانی ریموو کی گئی ہو کسی بھی وجہ سے، اس کی سرجری ہوئی ہو، تو ایسے خواتین میں یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، اس کو ہم ہاٹ فلشز کہتے ہیں۔ پھر ان کی کچھ اپنی دوائی ہے، کچھ ہارمون ریپلیسمنٹ ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں، اور مریض بڑا اچھا اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ یہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور 5واں سوال جو مجھ سے زیادہ تر پوچھا گیا اس مہینے میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فلو کا سیزن عام ہے، زکام کا سیزن بہت کامن ہے، بہت زیادہ لوگوں کو زکام ہو رہی ہے، تو لوگ ویکسین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ زکام کی ویکسین ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو زکام کی ویکسین عام طور پہ ان لوگوں کو ہم لگاتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوں، یا وہ لوگ جن کو دمے کی بیماری ہو، یا COPD یعنی سابندی کی بیماری ہو، جس کو ہم دمہ کہتے ہیں، اس کی بیماری ہو، پشتو میں اس کو سابندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مریض جن کو ہارٹ کی تکلیف ہے، یعنی ہارٹ فیلئر والی مریض ہو، تو ایسی مریضوں میں پھر ہم ویکسین لگاتے ہیں، کیونکہ ایسی مریضوں میں جب بھی زکام ہو جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر چاہتے ہیں تو وہ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں۔ بچوں کی عمر جن کی 10 سال سے زیادہ ہو ان میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تو آپ خیر کسی بھی عمر میں آپ یہ لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ کہ 60 سال یا 65 سال سے عمر زیادہ ہو ان لوگوں میں لگا دیا جائے، اور وہ لوگ جن کو کوئی COPD یا استھما یا کوئی ہارٹ فیلئر والی اس قسم کی بیماریاں ہوں، جن کو زکام سے آپ سمجھتے ہیں کہ زکام سے ان کو زیادہ تکلیف ہوگی، تو ایسے مریضوں میں ہم یہ ویکسین لگاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔